नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम SSC CGL 2022 टायर 1 के 3 दिसंबर शिफ्ट 4 में आए हुए मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है एक ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचती है। यदि यह 30 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है तो 15 मिनट देर से पहुंचती है। कुल यात्रा डैश की है, मतलब हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले की स्पीड से चलती थी 45 की स्पीड से, उसके बाद वो चलने लगी 30 की स्पीड से। तो स्पीड का रेशियो इधर से आ जाएगा 15 तिया 45 और 15 दूनी 30। तो ये रेशियो आया है 3:2। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:3। और इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में वो किसके इक्वल दिया हुआ है? 15 मिनट के इक्वल। तो 1 की वैल्यू है 15 मिनट, तो 2 की वैल्यू जो उसका नॉर्मल समय है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 30 मिनट। और उस टाइम पे स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर की। तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड है 45 और इंटू में टाइम है 30 मिनट। इसको घंटे में बदल लेते हैं तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी 22.5 किलोमीटर के इक्वल। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है निम्न सारणी 6 गांवों P, Q, R, S, T और U में हुए पंचायत चुनावों की जानकारी देती है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है गांव R के अवैध मतों का गांव U के अवैध मतों से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें गांव दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें टोटल मत दिए हुए हैं सैकड़ों में, और इधर है डाले गए मत और ये परसेंटेज में दिए हुए हैं। और यहाँ पे है वैध मत और ये भी प्रतिशत में हमें दिए हुए हैं। तो इधर हमसे पूछा है गांव R और गांव U। तो R कहाँ पे है? इधर है। और U यहाँ पे है। इनका हमें रेशियो बताना है अवैध मतों का। तो इनके अवैध मत निकालते हैं। तो इधर R लिखते हैं और इधर U लिखते हैं। तो R के जो टोटल मत हैं वो है 100 और U के हैं 40। अभी हमें डाले गए मतों का प्रतिशत दिया हुआ है। तो R में कितने डले हैं? 65%। तो इंटू में 65%। और U में कितने डले हैं? वो डले हैं 90%। तो इंटू में 90%। और इधर हमें दिया हुआ है वैध मतों का प्रतिशत, लेकिन हमें निकालने हैं अवैध। तो वैध कितने हैं? यहाँ पे हैं 65, तो अवैध हो जाएंगे 35%। तो इंटू में यह आएगा 35%। और इधर अगर देखें वैध मत है 60 और अवैध कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 40%। तो इंटू में 40%। अभी इनका रेशियो निकाल देंगे। तो ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कट हो जाएगा और इस परसेंटेज से ये परसेंटेज कट हो जाएगा। और अभी ये 2 0 से ये 2 0 कट हो जाएंगी। अभी अगर इनको सोल्व करें तो 5 से कट कर देते हैं इसको। तो 5 से कट होके ये इधर आएगा 13, 5 से कट होके इधर आएगा 8। तो यह आ जाएगा 13 पंजे 65, 5 6 सिल 13 तिया 39 और 1 40 और 5 45। तो यह है 455। और अनुपात 8 × 72, 72 दूनी 144 और दूनी 288। तो यह आएगा इधर 288। तो हमारा अनुपात आया है 455 अनुपात 288। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है कि mx + n निम्न में से किसका एक गुणनखंड है। तो अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो ये है m² x² + 2nx + n²। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 को देखें तो ये है m² x² + 2mnx + n²। तो ये जो है ये है mx + n पूरे का होल स्क्वायर, मतलब जो ये mx + n है इसका एक गुणनखंड है। तो जो ये ऑप्शन नंबर 2 है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 7√3 सेंटीमीटर है तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन की भुजा को हम a मान लेते हैं तो उसका विकर्ण हो जाएगा √3a और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 7√3 के इक्वल। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 7। तो अभी हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है।
और वो होता है 6a स्क्वायर के इक्वल। तो इसमें वैल्यू रखें अगर a की, तो ये आएगा 6 इंटू, ये होगा 7 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 49। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 6 निम 54, 4 5 असिल, 6 चौक 24, 24 और 5 29, तो ये आएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है दो एक समान वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उनमें से प्रत्येक की परिधि दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है। प्रतिच्छेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है? तो हमें दो सर्कल दिए हुए हैं जो एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं। तो ये पहला सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ पे है। अभी जो दूसरा सर्कल है वो इसके सेंटर से गुजरेगा, और जो ये पहला सर्कल था ये दूसरे वाले के सेंटर से गुजरेगा, तो मतलब इसका सेंटर यहाँ पे होगा। तो अभी हमें बताना है जो ये दोनों ने कवर किया है ये वाला एरिया, मतलब ये इधर से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो ये बीच में एक शेप बनी है इसका एरिया हमें बताना है। इसका एरिया निकालने के लिए हम इसके सेंटर को O मान लेते हैं, इसको O डैश मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। O को O डैश से मिला देते हैं, O को A से मिला देते हैं और A को O डैश से, ऐसे ही O को B से और O डैश को B से। अभी हमारे पास ये दो ट्राइंगल बन गई, OA O डैश और OB O डैश। अभी जो ये वाली लेंथ है ये 30 है क्योंकि ये इस सर्कल की रेडियस है। ऐसे ही ये भी 30 है और इधर से ये भी 30 और ये भी 30, और जो ये बीच वाली लेंथ है OO डैश ये भी 30 होगी। तो ऐसे हमें दो समबाहु त्रिभुज मिल गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इनका एरिया कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 इंटू √3/4 और A स्क्वायर, A की वैल्यू है 30, मतलब जो रेडियस है। तो ये आ जाएगा इंटू में 30 और इंटू में 30। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे तो ये 2 आएगा, 2 से इसको कट करेंगे तो ये 15 आएगा। तो ये आ जाएगा 15 × 45, 450 √3 के इक्वल। तो ये एरिया हमारा आया है OA O डैश और B का। तो लेकिन हमें निकालना है जो ये बीच में आकृति बनी है इसका। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम सबसे पहले त्रिज्या खंड OA और B का एरिया निकालेंगे और उसके बाद हम एरिया निकालेंगे O डैश A और B का। उसमें से हम ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो जो ये बीच में आकृति बनी है, मतलब जो ये प्रतिच्छेदित एरिया है, इसका एरिया आ जाएगा। तो अभी सबसे पहले हम OA और B का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एंगल है 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो इस त्रिज्या खंड का एरिया हो जाएगा, पूरे सर्कल का एरिया होता है πr²। तो इस त्रिज्या खंड का एरिया निकालेंगे तो इंटू में 120 और अपॉन में पूरा एंगल होता है 360 डिग्री। तो ये त्रिज्या खंड का एरिया आ जाएगा OA और B का। और ऐसे ही O डैश A और B का एरिया भी सेम होगा, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें से हमें माइनस करना है ये वाला एरिया। तो जो ये प्रतिच्छेदित क्षेत्र था इसका एरिया आ जाएगा, तो इसमें से हम माइनस करेंगे 450 √3 को। अभी अगर इसको सोल्व करें तो इधर से इसको कट करेंगे तो ये 3 पे कट होगा, तो इधर ये आ जाएगा 2/3 और पाई और इंटू में R की वैल्यू 30, तो ये आएगा 30 और इंटू में 30, 3 से इसको कट करेंगे तो ये इधर 10 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा सोल्व करके? ये आ जाएगा 600 पाई और माइनस में 450 √3 और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ऐसे ही अगर हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना चाहें यहाँ से, तो ये यहाँ पे क्या था, इतना अगर पहले इसको देखें तो ये था 2/3 πr² और इसमें से हमने माइनस किया दो जो समबाहु त्रिभुज हैं उनका एरिया, मतलब 2 इंटू √3/4 और A², A की वैल्यू है R, तो इधर R² आ जाएगा। 2 से इसको कट करें तो इधर 2 आएगा। यहाँ से हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा 2/3 πr² और माइनस √3/2 R²। ये हमारा फॉर्मूला आया है। अभी कभी भी नेक्स्ट टाइम इस तरह की फिगर देके और इस प्रतिच्छेदित एरिया का क्षेत्रफल पूछे तो R की वैल्यू इस फॉर्मूला में रख देना,
तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। और अभी हमारा आंसर आया है 600 पाई माइनस 450√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है। तो यहाँ पे ए लिख लेते हैं और यहाँ पे बी लिख लेते हैं। जब बाइक ए 1200 मीटर चलती है तो उस टाइम पे बाइक बी 1100 मीटर चलती है, क्योंकि बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है। तो ऐसे ही हमें दिया हुआ है कि 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हराती है। तो वहां पे 1200 था, यहाँ पे है 600 मीटर, तो इसको भी हम 1200 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम बी लिख लेते हैं और यहाँ पे सी। तो हम लिखते हैं इसको, जब बाइक बी 1200 मीटर चलती है तो उस टाइम पे बाइक सी 1000 मीटर चलेगी, क्योंकि 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हराती है। तो 1200 मीटर की रेस में 200 मीटर से हराएगी, तो ये इधर 1200 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1000। अभी 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देते हैं, यहाँ पे भी 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देते हैं। यहाँ पे बी की वैल्यू है 11 और यहाँ पे है 12। तो इसको हम सेम कर लेते हैं, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 144, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 132 के इक्वल। तो ये यहाँ पे भी 132 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 110। तो जब बाइक ए 144 मीटर चलती है तो उस टाइम पे बाइक सी 110 मीटर चलती है और बाइक बी 132 मीटर चलती है। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देती है तो बाइक सी की चाल की गणना करें। जब बाइक ए 144 मीटर चलती है तो बाइक सी चलती है 110 मीटर, मतलब ये कितने मीटर से इसको हराएगी। जब बाइक ए चलती है 144 मीटर तो ये इसको 34 मीटर से हराएगी। लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देती है। अगर इधर मीटर में निकालें तो इधर आ जाएगा, जब बाइक ए 720 मीटर चलती है तो उस टाइम पे वो बाइक सी को कितने मीटर से हराएगी। तो ये इसका 5 गुना है, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34 पंजे 170। तो 170 मीटर से, मतलब जो बाइक सी है वो 30 सेकंड में 170 मीटर चलती है, तो यहाँ से सी की स्पीड आ जाएगी, वो आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमने निकाला है 170 मीटर, तो यह आएगा 170 और अपॉन में टाइम हमें दिया हुआ है 30 सेकंड, तो अपॉन में 30। तो 0 से 0 कट होगी, तो ये सी की स्पीड आ जाएगी 17 अपॉन में 3 मीटर पर सेकंड, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कि एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है और लाभ के रूप में 12.5% लाभ अर्जित करता है। 1 किलोग्राम वजन करने के लिए वह कितने ग्राम का उपयोग करता है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 12.5% लाभ। इसको अगर फ्रैक्शन में लिखे तो वो होता है 1/8, और नीचे जो आता है वो आता है एक्चुअल में जितना उसने दिया है, और जो ये है ये आता है कि जितना उसने कम दिया है। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वजन आ जाएगा। तो 9 की वैल्यू है 1000 ग्राम के इक्वल, और हमें बताना है कि 1 किलोग्राम वजन के लिए उसने कितने ग्राम का उपयोग किया, मतलब हमें 8 की वैल्यू बतानी है। तो इंटू में 8 और अपॉन में 9, तो 9 से अगर इसको कट करें तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, इधर पॉइंट और फिर 1, तो ये आ जाएगा 888 और पॉइंट में 8 ग्राम। और ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 30% प्रति वर्ष की दर से 7 वर्षों में रुपए 15,500 हो जाती है। 7 वर्षों का कुल ब्याज कितना है। तो 7 वर्षों में ब्याज कितना मिलेगा, 7 × 21, मतलब 210%, और 100% राशि खुद थी तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 310% के इक्वल, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी हुई है 15,500 के इक्वल। तो अभी हमें बताना है कि 7 वर्षों का कुल ब्याज कितना है। तो 7 वर्षों में ब्याज कितना मिला है, 210% का। तो 210% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा इंटू में 210 और अपॉन में 310। अभी 0 से 0 को कट करेंगे, 31 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 500 के इक्वल। अभी इनकी मल्टीप्लाई करें
तो 21 पंजे 105 और 2 जीरो, तो ये हमारा आया है 10,500 रुपये और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है अगर ट्राइंगल BPQ सर्वांगसम है ट्राइंगल ASR के, मतलब दोनों की दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दी हुई है तथा एंगल A इज इक्वल टू एंगल R/3 और इक्वल टू एंगल S है, फिर एंगल Q ज्ञात कीजिए। तो एंगल Q का मान हमें बताना है। तो अभी हमें ये रिलेशन दिया हुआ है तो यहाँ से हम तीनों एंगल का अनुपात निकाल लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 1:3:1 और हमें पता है किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का जोड़ होता है 180 डिग्री। तो इन सभी को अगर ऐड करें तो 3 2 5, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से अगर 1 की वैल्यू निकाल लें तो वो आ जाएगी 36 डिग्री के इक्वल। तो अभी हमें Q की वैल्यू बतानी है और Q है R के इक्वल। तो इसमें R कौन सा है, ये है 3, तो 3 की वैल्यू निकाल देंगे तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 36 तिया 108 डिग्री के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एक स्कूल में कक्षा 9 में छात्रों के 4 सेक्शन A, B, C और D हैं और क्वेश्चन में हमसे पूछा है विज्ञान में अनुत्तीर्ण होने वाले लेकिन गणित में उत्तीर्ण होने वाले सेक्शन B और सेक्शन D के छात्रों की कुल संख्या और दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले सेक्शन A के छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट देखने हैं जो विज्ञान में अनुत्तीर्ण होते हैं लेकिन गणित में उत्तीर्ण होते हैं। तो ये इधर है विज्ञान में अनुत्तीर्ण लेकिन गणित में उत्तीर्ण और इसमें से भी हमें सेक्शन B और सेक्शन D वाले लेने हैं। तो सेक्शन B वाले हैं 12 और सेक्शन D वाले हैं 15। तो इनको अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगे 27 और रेशियो। तो हमें रेशियो निकालना है दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले सेक्शन A के छात्रों के साथ। तो सेक्शन A इधर है और दोनों विषयों में उत्तीर्ण ये है 63, तो इधर आ जाएगा 63। अभी अगर इनका रेशियो निकालें तो 9 तिया 27 और अनुपात 9 सत्ते 63। तो हमारा अनुपात आया है 3:7। अगर हम अपना ऑप्शन देखें तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब जो भी ऑप्शन हमें दिए हुए हैं वो गलत हैं। तो हमारा जो भी राइट आंसर होगा वो होगा 3:7। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है यदि x + y + z इज इक्वल टू 0 है तो इस व्यंजक की वैल्यू हमसे पूछी है। तो हम ऐसा करते हैं इसको ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे z से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा x³ अपॉन में xyz और प्लस में y³ और अपॉन में xyz और प्लस में z³ अपॉन में xyz। अभी अगर इसको सोल्व करें तो एलसीएम आ जाएगा xyz और ऊपर आएगा x³ और प्लस में y³ और प्लस में z³ और हमें दिया हुआ था x + y + z इज इक्वल टू 0 है। तो ऊपर वाले की वैल्यू आ जाएगी 3xyz के इक्वल और अपॉन में है xyz। तो xyz से xyz कट हो जाएगा तो ये बचेगा 3 और यही हमारा आंसर होगा और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है कि एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसका केंद्रीय कोण 45 डिग्री है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, वो होता है πr² के इक्वल। तो ये इक्वल होगा 308 और इंटू में पूरे सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री और अपॉन में इस त्रिज्या खंड का एंगल हमें दिया हुआ है 45 डिग्री, तो अपॉन में 45। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 45 अठे होता है 360, तो पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 और इंटू में आर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो r² इक्वल टू 308 और इंटू में 8। 22 से इसको कट करें तो 22 से कम 22, 8 बचेगा, 22 चौक 88। तो r² की वैल्यू इधर से आ जाएगी 14 × 8 और इंटू में 7। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इसके टुकड़े कर लेते हैं तो ये हो जाएंगे 7 × 2, तो 2 7 में से एक 7 और इंटू में 8 दूनी 16 तो एक 4 आ जाएगा। तो r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 28 सेंटीमीटर के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है कि दिए गए त्रिभुज का अध्ययन कीजिए और BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये वाली लेंथ हमें बतानी है।
जब ये एंगल 30 डिग्री होता है यहाँ पे, तो इसके सामने 1 होता है और यहाँ पे √3 और यहाँ पे 2 और 2 की वैल्यू दी हुई है 10 के इक्वल। तो 1 की वैल्यू हमसे पूछी है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 5 के इक्वल, तो BC की वैल्यू आ जाएगी 5 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC B पर समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट है B, यहाँ पे हम A पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे हम C पॉइंट ले लेते हैं। यदि tan A = 5/12 है, तो इसमें अगर tan A की वैल्यू लिखें तो ये इधर 5 आएगा और इधर 12 आएगा और पाइथागोरस से ये CA भुजा हो जाएगी 13 के इक्वल। तो हमसे पूछा है sin A प्लस sin B प्लस sin C इसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इसमें अगर sin A देखें तो ये हो जाएगा 5/13 और प्लस में sin B हो जाएगा sin 91 और प्लस में sin C की वैल्यू हो जाएगी इधर से 12/13 के इक्वल। अब इन सबको ऐड कर देते हैं तो यह आ जाएगा 1 प्लस इसको और इसको ऐड करेंगे तो यह आएगा 17/13। अभी अगर इसको सोल्व करें तो यह आ जाएगा 30 और अपॉन में 13। अभी अगर इसको लिखना चाहें तो यह आ जाएगा 13 दूनी 26, इधर 4 और अपॉन में 13, तो यह है 2 सही 4/13 के इक्वल और यह हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है कि सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। शुद्ध प्रतिशत कमी क्या है? तो शुद्ध प्रतिशत कमी होती है 20 इंटू में 20 और अपॉन में 100, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो 2 0 से ये 2 0 कट हो जाएंगी, तो ये आ जाएगी 4% की कमी और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है कि A और B अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 10 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इधर हम लिखते हैं A और इधर लिखते हैं B। A करता है 10 दिन में और B करता है 16 दिन में, तो दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं तो वो हमारा आ जाएगा 80 और ये हमारा होगा टोटल वर्क। तो A की एफिशिएंसी इधर से आएगी 8 और B की एफिशिएंसी इधर से आएगी 5। और हमें बताया हुआ है यदि वे एक दिन के लिए बारी बारी से कार्य करते हैं, A द्वारा कार्य शुरू करने के साथ कार्य कितने दिन या दिनों में पूरा होगा? तो सबसे पहले A काम करता है, उसके बाद B काम करता है। तो A कितना काम करेगा? पहले दिन 8 काम, दूसरे दिन B 5 काम करेगा। तो दिन कितने हो गए? इधर दिन हो गए 2 और काम कितना हुआ? काम हुआ 8 और 5 13, लेकिन हमें काम करना है 80, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह आ जाएगा 78। तो 78 काम कितने दिन में पूरा होगा? तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काम होगा 12 दिन में। अभी हमारा काम बच गया 2 और उसको कौन करेगा? A करेगा और A एक दिन में कितना काम करता है? 8 काम। तो 2 काम को कितने दिन में करेगा? 2/8 दिन में, तो ये आ जाएगा 1/4 दिन। इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे टोटल दिन आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 12 सही 1/4 दिन और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य ₹2400 है जो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो हमसे जो पूछा है वो परसेंटेज में ही पूछा है। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ाया गया है, उसके बाद उसमें 10% की छूट दी गई है। तो इससे हम डायरेक्ट अपना प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट का परसेंटेज हमारा इधर से आएगा 20% और माइनस में 10% और माइनस में 20 इंटू 10 और अपॉन में 100। अभी अगर इसको सॉल्व करें तो 2 0 से ये 2 0 कट हो जाएंगी, तो इधर से प्रॉफिट का परसेंटेज आ जाएगा 20 माइनस 12 और ये आएगा 8% के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, इसको सोल्व करके हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको हम ऊपर और नीचे 1 प्लस कोस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस कोस ए और अपॉन में 1 माइनस कोस ए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कोस ए से ऊपर और अपॉन में 1 प्लस कोस ए से नीचे और इस पूरे का रूट। इसको सोल्व करके ये आ जाएगा 1 प्लस कोस ए पूरे का होल स्क्वायर
और अपॉन में ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये नीचे आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर a और इस पूरे का रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a। इसको अगर रूट को हटाएं तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 1 प्लस कोस a और अपॉन में साइन a। इसको अभी अगर अलग अलग लिखे तो 1 अपॉन साइन a, ये हो जाएगा कोसिकेंट a और प्लस में कोस a अपॉन में साइन a, तो ये हो जाएगा कोट a, तो प्लस में कोट a, तो हमारा आंसर आया है कोसिकेंट a प्लस में कोट a, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है कि दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तालिका विभिन्न विषयों में 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कितने छात्रों ने एक से अधिक विषयों में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। तो इधर हमें छात्र दिए हुए हैं और इधर हमें विषय दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी में देख लेते हैं कि किसने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो हिंदी में जो सबसे ज्यादा अंक हैं वो है 89% और वो कंचन ने प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पे हम इसको राउंड कर लेते हैं। अभी हम अंग्रेजी में देखते हैं कि किसने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, तो वो दीक्षा ने प्राप्त किए हैं, तो ये है 92%। अभी गणित में अगर देखें तो वो है 96% और वो भी दीक्षा ने प्राप्त किए हैं। अभी अगर भौतिकी में देखें तो भौतिकी में जो सबसे ज्यादा अंक है वो है 88% और वो प्राप्त किए हैं अमित ने। और रसायन विज्ञान में अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो अंक है वो है 94% और वो कुणाल ने प्राप्त किए हैं। अभी ऐसे ही अगर जीव विज्ञान में देखें तो सबसे ज्यादा अंक इसमें प्राप्त किए हैं 88% और ये प्राप्त किए हैं दीक्षा ने। ऐसे ही आईटी में अगर देखें तो आईटी में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं अमित ने और वो है 98%। और क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि कितने छात्रों ने एक से अधिक विषयों में अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। और इधर अगर अमित को देखें तो अमित ने भौतिकी और आईटी में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, तो एक तो अमित हो जाएगा। ऐसे ही इसको हम छोड़ देंगे कंचन को, क्योंकि इसने एक ही सब्जेक्ट में ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, और ऐसे ही कुणाल को भी छोड़ देंगे, तो उसके बाद आ जाएगी दीक्षा। मतलब ये हमारे दो ऐसे छात्र हैं जिन्होंने एक से अधिक विषयों में अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा है 4 और 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। और कोई भी संख्या 4 से कब डिवाइड होगी, जब उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगे। तो ये संख्या और ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी, मतलब जो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा रॉन्ग है। अभी ऐसे ही अगर हम अपने ऑप्शन नंबर 1 और 3 को देखें तो इनको हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे, तो जो ये ऑप्शन नंबर 1 है ये 7 से डिवाइड नहीं होता, मतलब ये हमारा आंसर भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ है कि सी के वेतन पर उसके वेतन की 1/4 कर है और उसकी बचत वेतन की 1/3 है। व्यय और बचत का अनुपात डैश है। तो हमें व्यय और बचत का अनुपात बताना है। तो उसके वेतन को हम मान लेते हैं 4 और 3 का एलसीएम, तो ये आ जाएगा 12। तो उसकी आय आ जाएगी 12 के इक्वल, और कर कितना है, कर है इस आय का 1/4, मतलब ये हो जाएगा 3। तो ऐसे ही बचत कितनी दी हुई है, बचत दी हुई है आय का 1/3, तो ये आ जाएगी 4 के इक्वल। तो इधर से व्यय कितना आ जाएगा, तो कर और बचत को ऐड करेंगे तो ये 7 है, तो आय में से माइनस करेंगे तो 12 - 7, तो व्यय आ जाएगा 5 के इक्वल। तो हमें बताना है व्यय और बचत का अनुपात। व्यय तो है 5 और बचत कितनी है, बचत है 4, तो ये आ जाएगा 5:4 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ है यदि a² + b² + c² = 9 है, तो इसकी वैल्यू 9 के इक्वल दी हुई है, और ab + bc + ca = 8 दिया हुआ है। तो a + b + c - 3 का संभावित मान क्या होगा, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं, तो एक वेरिएबल को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो इधर हम c को 0 मान लेते हैं, तो ये कट हो जाएगा इधर से, और इधर से ये कट होगा और ये कट होगा, और जो हमसे पूछा है उसमें से भी c कट हो जाएगा। तो अभी क्या बचेगा, अभी बचेगा a² + b² 9 के इक्वल,
और ए बी बचेगा 8 के इक्वल। तो अभी हमें बताना है a प्लस बी माइनस 3, इसकी वैल्यू बतानी है। तो अभी अगर हम a प्लस बी का स्क्वायर करें तो ये हमारा आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, इसकी वैल्यू हमें 9 दी हुई है तो 9 रख लेते हैं और प्लस में ab की वैल्यू है 8, तो 8 दूनी 16, तो 16 और 9 कितना होता है 25। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो आ जाएगा 25 के इक्वल। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 5 के इक्वल और ये वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3, तो ये आएगा 2 के इक्वल और यही हमारा आंसर है और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में AC को माध्यिका BE बिंदु E पर काटती है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, ये पॉइंट A मान लेते हैं, ये पॉइंट B मान लेते हैं और ये पॉइंट C मान लेते हैं और हमें दिया हुआ है कि AC को माध्यिका BE बिंदु E पर काटती है। तो यहाँ से हम एक माध्यिका बना देते हैं यहाँ पे और ये AC को बिंदु E पर काटती है और हमें दिया हुआ है BG इजिकल टू 12 सेंटीमीटर है, जहाँ G केंद्रक है। तो BE किसके बराबर है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे ये केंद्रक होगा और ये है G, और हमें पता है कि जो ये केंद्रक है माध्यिका को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है, तो ये होगा 2 और ये होगा 1 और BG की वैल्यू हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर, मतलब जो 2 की वैल्यू है वो हमें 12 के इक्वल दी हुई है और 1 की वैल्यू हो जाएगी 6 के इक्वल। और हमसे BE की वैल्यू पूछी है तो BE की वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस 6 18 सेंटीमीटर और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया हुआ है नीचे दी गई तालिका 6 विभिन्न स्कूलों में 2 खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या को दर्शाती है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है खेल ए में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या का खेल बी में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या से अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हम ए वालों को ऐड करेंगे, फिर बी वालों को और फिर उनका रेशियो निकाल देंगे। तो ए वालों को अगर ऐड करें तो इधर ए लिख लेते हैं, तो ये आ जाएंगे 9 और 2 11, 11 और 8 19 और 1 20 और 4 24, तो इधर 4 आएगा, 2 हासिल, 4 2 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10 और 5 15, तो ये आया 154। ऐसे ही बी वालों को ऐड करेंगे तो 4 और 3 7 और 7 14 और 26 और 6 26, 26 और 8 34, तो ये 4 आएगा, 3 हासिल, तो 3 और 4 7 और 3 10 और 5 15 और 5 20 और 3 23, तो ये आया है 234। अभी इनका रेशियो निकाल देते हैं, तो 2 से इसको कट करें तो 2 सते 14 और 2 सते 14 और अनुपात 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 सते 14, तो ये अनुपात आया है 77:117 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया हुआ है यदि 8 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 x और y 8 से विभाज्य है तो x, y के कुल कितने संभावित युग्म होंगे। और कोई भी संख्या 8 से कब डिवाइड होती है, जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं तो वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाती है। तो इधर x y की जगह हम 0 0 मान लेते हैं, तो लास्ट में 3 डिजिट की क्या संख्या आ जाएगी 600 मतलब 600। इसको अभी हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले ये 7 पे जाएगा, तो 8 7 56, तो इधर 4 आएगा और 0 और 8 पंजे 40, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो x और y की एक वैल्यू तो आ गई 0,0। अभी ऐसे ही कौन सी संख्या है जो 8 से डिवाइड होगी जो इसके बाद आएगी, तो 8 8 के डिफरेंस पे जो भी संख्याएं आएंगी वो सारी 8 से डिवाइड होंगी। तो इसके बाद जो संख्या आएगी वो होगी 608 और इसके बाद होगी 616। ऐसे ही हम कहाँ तक जाएंगे, तो ऐसे ही हम जाएंगे 700 तक, मतलब हमें 700 से ऊपर नहीं जाना, उसके नीचे ही रहना है। वो कितना आ जाएगा 12 8 96, मतलब हम जाएंगे 696 तक और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने युग्म होंगे, वो होंगे 12 8 96, मतलब 12 और एक हमारा आया है 0 और 0, तो टोटल युग्म कितने हो जाएंगे, एक तो ये है और 12 इधर है, तो टोटल मिला के हो जाएंगे 13 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2।
तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।